विकास पे चर्चा करूंगा। और इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो यही आते हैं कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास की चर्चा करें, या बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा करें, या फिर ये भी आ सकता है कि बिहार में सन 1900 से लेके 1947 ईस्वी तक जो शिक्षा के क्षेत्र में या पाश्चात्य शिक्षा का जो विकास हुआ है उसकी चर्चा करें। तो कुल मिला के इसका जो आंसर है वो पाश्चात्य शिक्षा की तरफ ही हमें लिखना है, और उसी के बारे में हमें जो डिटेल्स हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या कर देना है। तो इस प्रश्न में अगर हम देखें तो चूंकि ये बहुत बड़ा है, अगर हम इसका उत्तर लिखना चाहें तो भारत में शिक्षा विकास के क्रम में इसका जो डिटेल है वो लिखा जाएगा, क्योंकि जब चार्टर एक्ट था, या फिर जो तमाम तरीके से आयोग बनाए गए थे, जो समितियां बनाई गई थी, या फिर जो योजना था सार्जेंट योजना वगैरह, तो इन सब की अगर हम चर्चा करें तो इसका आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें 2-3 पैरा में अगर इसका आंसर देखें तो संक्षिप्त में जो बीपीएससी मेंस में हमें लिखना होगा उस पर चर्चा करते हैं। तो इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय, उसकी बात करते हैं। तो बिहार में पश्चिमी शिक्षा के विकास में अगर हम इंट्रोडक्शन लिखना चाहेंगे तो शुरुआत एक कदम ऊपर से कीजिए कि बिहार का जो शिक्षा का क्षेत्र था, यानी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की जो विरासत है वो गौरवशाली रही है। एक भूमिका में थोड़ा बहुत वो हालो क्रिएट करना होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की जो विरासत है वो गौरवशाली रही है, विरासत वो गौरवशाली रही है। प्राचीन काल में ही या प्राचीन काल से ही बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान मिली हुई है। बस यही एक लाइन 2 लाइन में एक थोड़ा सा हम अपने जो हमारा जो हिस्ट्री रहा है शिक्षा का उस पर थोड़ा बहुत चर्चा कर दिए कि प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को एक पहचान मिली हुई थी। अब लिखना है आधुनिक काल से। आधुनिक काल में पाश्चात्य शिक्षा का विकास बिहार में निर्णायक तरीके से हुआ। आधुनिक काल में पाश्चात्य शिक्षा का विकास बिहार में निर्णायक तरीके से हुआ, और इस क्रम में 19वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक के बाद, या 19वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक के से आरंभ से पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगति हुई या उत्तरोत्तर प्रगति हुई, और शिक्षा के तमाम केंद्र खुलते चले गए। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाश्चात्य शिक्षा का विकास निर्णायक रहा है, और 19वीं सदी के दूसरे या तीसरे दशक से बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ हो गया, और इस क्रम में अनेक पाश्चात्य शिक्षा के केंद्र खुले। और लास्ट में ये बता देना है कि पाश्चात्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ये शिक्षा क्या है? तो पाश्चात्य शिक्षा का जो उद्देश्य था कि जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी होगा, यही पाश्चात्य शिक्षा है। तो लास्ट में उद्देश्य बता देना है कि इस शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी भाषा में ज्ञान, विज्ञान और साहित्य की शिक्षा प्रदान करना था। बस इतना इंट्रोडक्शन में हमें बता दिया है कि पाश्चात्य शिक्षा क्या है, या फिर बिहार में इसका विकास कैसे हुआ है। और भी अगर जोड़ना हो तो इसमें लिख सकते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा के विकास के क्रम में बिहार में अनेक कॉलेज, स्कूल इत्यादि खोले गए, या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि खोले गए। तो ये कर सकते हैं चर्चा, लेकिन चूँकि कम समय में अच्छा लिखना है तो इतना ही इंट्रोडक्शन छोड़िए कि लास्ट में ये बता दीजिए कि बिहार में जो आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का विकास निर्णायक तरीके से हुआ। 19वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक से बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास आरंभ हो गया, और इस क्रम में अनेक नए क्षेत्रों में पाश्चात्य शिक्षा केंद्र या शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए। पाश्चात्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी भाषा में ज्ञान, विज्ञान और साहित्य की शिक्षा देना। बस इतना ही। अब देखिए पाश्चात्य शिक्षा के विकास के क्रम में किस तरीके से बिहार में स्कूल खोले जाते हैं। स्कूल पे चर्चा करना है तो सबसे पहले ये बताना है कि इस क्षेत्र में या पाश्चात्य शिक्षा के विकास के क्रम में 1835 से शुरुआत होती है, या 1835 में प्रारंभ होता है। कब? जब लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मैकाले शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा देने का प्रस्ताव पारित किया गया, या मैकाले शिक्षा नीति लागू की गई। यही था, तब लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी
जो मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, तो मैकाले ने ही इस नीति के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ावा पे या भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा देने के लिए वकालत किया था। उन्होंने जोर दिया था कि जो भारतीय हैं उनको अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा दी जाए। तो यही था। शुरुआत कर दीजिए कि बिहार में 1935 में अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ और इस क्रम में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मैकाले शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा देने की बात की गई या व्यवस्था की गई। और उसके बाद पूर्णिया में इसी क्रम में पूर्णिया में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर आधारित पहला जिला स्कूल खोला गया। तो जिला स्कूल की चर्चा करना है। पूर्णिया में पहला जिला स्कूल खोला गया, बिहार में पूर्णिया में पहला जिला स्कूल खोला गया। उसके बाद पटना में, छपरा में, आरा में, भागलपुर में, बिहार शरीफ में इत्यादि जगहों पर भी जिला स्कूल खोले गए। जब पूर्णिया में शुरुआत हो गया तो उसके बाद पटना में हुआ, आरा में हुआ, भागलपुर में हुआ, उसके बाद बिहार शरीफ में हुआ, इत्यादि जगहों पर जिला स्कूल खोले गए। इसकी चर्चा करना है। और इसके अलावा इन्हीं में से भागलपुर में पाश्चात्य शिक्षा का जो जिला स्कूल था, उसके अलावा एक अन्य पाश्चात्य शिक्षा का केंद्र खोला गया जिसका नाम था भागलपुर इंस्टीट्यूशन। भागलपुर इंस्टीट्यूशन। भागलपुर इंस्टीट्यूशन खोला गया जिसमें अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी। इतना करने के बाद एक और बता दीजिए कि और भी जिला स्कूल खोला गया था, जैसे कि 1859 में संथाल परगना में पाकुड़ उच्च विद्यालय खोला गया, या संथाल परगना के पाकुड़ क्षेत्र में उच्च विद्यालय खोला गया। पाकुड़ का भी नाम ध्यान रखिए, पाकुड़ में उच्च विद्यालय या जिला स्कूल खोला गया। उसके बाद देवघर में, उसके बाद हजारीबाग में, चाईबासा में इत्यादि जगहों पे, देवघर, हजारीबाग, चाईबासा इत्यादि जगहों पर जिला स्कूल खोले गए। और इसके बाद अनेक क्षेत्रों में स्कूल खोले गए। तो जैसे ही इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद आप चले आइए जिला स्कूल पे। और जिला स्कूल पे चर्चा कर लेने के बाद अब आइए कॉलेज में कि जिला स्कूल की स्थापना हो गई पाश्चात्य शिक्षा के लिए। अब देखिए कॉलेज का क्या होता है। तो सबसे पहले 9 जनवरी 1863 9 जनवरी 1863 को बिहार में पटना कॉलेज की स्थापना की गई। अपनी विशिष्ट पहचान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण पटना कॉलेज बिहार में विशिष्ट स्थान रखता है, या इसका जो स्थान है वो गौरवपूर्ण है पटना कॉलेज का। तो पटना कॉलेज के बारे में लिखिए कि पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 को स्थापित किया गया बिहार में। कहाँ पे? तो पटना में। उसके बाद ये बताइए कि अपनी उच्च शिक्षा के कारण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण यह कॉलेज बिहार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस कॉलेज के कला संकाय यानी 8 फैकल्टी में जो स्नातकोत्तर होता है, जो एमए होता है, तो 8 फैकल्टी में 1917 में स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था की गई। और 1919 में फिजिक्स एवं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट यानी भौतिकी और रसायन विभाग खोला गया कॉलेज में। तो ये इस तरीके से इतना लिखना है। अब लिखना है कि 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना से पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में या बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक नए अध्याय का शुरुआत हुआ पटना विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से। और उसके बाद क्या होता है कि 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है ताकि मेडिकल की शिक्षा दी जाए। उसके बाद रांची में मस्तिष्क एवं मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। और उसके बाद एक और संस्थान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1928 में विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा देने के लिए पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई कब? 1928 में। विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शिक्षा या उच्च शिक्षा देने के लिए पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान थे जिसकी चर्चा हमें करनी है बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास में। अगर तकनीकी शिक्षा का विकास आ जाए तो भी इनका लिखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संस्थान तो उस समय खोला नहीं गया था, बहुत सीमित था। लेकिन हमें ये नहीं बताना, इंट्रोडक्शन में कभी मत बताइए कि उस समय बिहार में अपर्याप्त या शिक्षा का विकास हुआ, अपर्याप्त या सीमित शिक्षा का विकास हुआ। इसकी आलोचना में हमें डाल देंगे कि आलोचना जब करना हो तो इस पॉइंट को हम हाईलाइट करेंगे कि तब बहुत अपर्याप्त शिक्षा था, सीमित शिक्षा था। लेकिन हमें इंट्रोडक्शन में ये दिखा देना है कि इस पाश्चात्य शिक्षा है क्या, कब स्टार्ट हुआ, तो इनके बारे में चर्चा करना है। तो 1928 में जब पटना साइंस कॉलेज की स्थापना हो गया तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आई। अब हमें कॉलेज वाले पैरा को भी विराम करना है, क्योंकि ये भी एक तरीके से लंबा हो गया। अब हम आते हैं 1917 में। 1917 में क्या हुआ कि शिक्षा के बारे में बताने के लिए या शिक्षा की स्थिति के बारे में एक सैडलर आयोग का गठन किया गया। यानी शिक्षा संबंधी अध्ययन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि भारत में या बिहार में शिक्षा के लिए आप एक जो प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा और डिग्री दीजिए। सबसे पहले तो जो सैडलर आयोग था उसने वकालत की कि आप व्यावसायिक शिक्षा दीजिए, प्रौद्योगिकी में डिग्री और डिप्लोमा दीजिए, और साथ ही जो अप्लाइड साइंस होता है, व्यवहारिक विज्ञान, इन पर फोकस कीजिए। तो सैडलर आयोग ने जो 3 बिंदुओं पर फोकस किया उसमें व्यवहारिक विज्ञान, इसके अलावे आप प्रौद्योगिकी में डिग्री और डिप्लोमा दीजिए। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा के लिए आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलिए, स्कूल नहीं, व्यावसायिक शिक्षा के लिए आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना कीजिए। तो इस तरीके से सैडलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इन बिंदुओं पे हाईलाइट किया और इनको शुरुआत करने की वकालत की। और इस रिपोर्ट से पहले ही 1902 ईस्वी में पूसा में कृषि रिसर्च सेंटर की स्थापना हो गई थी। तो कृषि संस्थान ही लिख दीजिए 1902 ईस्वी में कृषि संस्थान की, या कृषि रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंट फॉर्म जो भी हो स्थापित किया गया। कृषि संस्थान या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी पूसा वाला 1902 में। और इस संस्थान के स्थापना का उद्देश्य था कि कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए जाए, नए नए अनुसंधान किए जाए पूसा वाले का। तो ये बता दीजिए कि इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करना और नए नए अनुसंधान करना, ताकि फसल में या कृषि के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया जा सके या उत्पादन बढ़ाया जा सके। उसके बाद लिखिए कि उसके बाद 1925 में ही पटना मेडिकल या नहीं 1925 में पटना में एक पशु चिकित्सालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि पशुओं में नस्लों की सुधार करना और उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, या वो जब बीमार पड़े तो उसकी इलाज करना। इन वजह कारणों के लिए या इनके उपचार के लिए पशु चिकित्सालय की स्थापना की गई। ये इतना लिखिए। और साथ में ये भी लिखिए कि पटना में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है जो धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का स्थापना किया गया था, ताकि खनन के क्षेत्र में नए तरीकों से खनन किया जाए या वैज्ञानिक तरीके से खनन किया जाए। इसके लिए धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई। तब धनबाद बिहार में था, वर्तमान में धनबाद झारखंड में है। तो इसकी चर्चा कीजिए। मतलब इतने सारे टेक्निकल कॉलेज हो गए, पूसा का एग्रीकल्चर संस्थान हो गया, उसके बाद धनबाद में जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है उसकी चर्चा कर दीजिए। पटना में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। उसके बाद पटना में ही पशु चिकित्सालय की स्थापना की। तो ये सब तकनीकी शिक्षा का ही देन है, तब स्टार्ट किया गया था। हमें सैडलर आयोग वाले को चर्चा कर देना है कि पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। और इसमें ये बता दीजिए कि इस सैडलर आयोग ने
अपने रिपोर्ट में या अपने सिफारिश के आधार पर, अपनी अनुशंसा के आधार पे जो बिहार में क्या था कि या शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस, इसके अलावा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा एवं डिग्री देने की वकालत की थी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना कीजिए। तो सैडलर आयोग में 3 बातों की जिक्र जरूर कीजिए, जिसमें अप्लाइड साइंस की शिक्षा दीजिए आप। उसके बाद प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिप्लोमा और डिग्री की व्यवस्था कराइए और व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना करना है। तब जाके 1902 में पूसा एग्रीकल्चर सेंटर एवं एक्सपेरिमेंट फॉर्म या पूसा में कृषि संस्थान की स्थापना की गई थी। पूसा में कृषि संस्थान की स्थापना की जिक्र कर दीजिए। और इस संस्थान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था कि कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए जाएं या नए नए अनुसंधान किए जाएं, जिससे फसलों का उत्पादन अधिक हो सके या फसलों का उत्पादन वैज्ञानिक तरीके से किया जा सके। उसके बाद 1926 में धनबाद का जिक्र कर दीजिए कि इस समय इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी ताकि खनन के क्षेत्र में नए तरीके अपनाए जाएं। उसके बाद 1930 में वो पटना में जो पशु चिकित्सालय था उसकी स्थापना की गई और उसके बाद पटना में ही पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इनकी चर्चा कर दीजिए। इतना चर्चा करने के बाद इस वाले पैरा में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ उस पर लिखा जा चुका है। अब क्या करना है कि हम बिहार में जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी और जो कुछ प्रमुख व्यक्ति थे उन्होंने अपने स्तर पे क्या प्रयास किए शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर चर्चा करेंगे। एक तो आर्य समाज की चर्चा कीजिए, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। ये 2 संस्थाएं ऐसी थी जो अपने स्तर पे शिक्षा का विकास की थी या शिक्षा के क्षेत्र में विकास की थी। तो आर्य समाज के बारे में ये बता दीजिए कि जो डीएवी स्कूल था, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, उसने शिक्षा के लिए अपने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए या उच्च शिक्षा के लिए डीएवी स्कूल की स्थापना की या डीएवी स्कूल की एक श्रृंखला स्थापित की। और उसके बाद ब्रह्म समाज ने क्या किया था कि राजा राम मोहन राय सेमिनरी की स्थापना की पटना में। और इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा को थोड़ा आधुनिक बनाया गया या आधुनिक तरीके से शिक्षा की व्यवस्था की गई इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से। अब क्या करना है कि मुस्लिमों में शिक्षा के प्रसार के लिए, मुस्लिम शिक्षा उत्थान के लिए, मुस्लिम शिक्षा में 2 व्यक्तियों का नाम जिक्र कीजिए। एक सैयद अहमद खां, और इमदाद अली खां। तो सैयद अहमद खां ने क्या किया था कि उन्होंने मुस्लिम शिक्षा के लिए अपने स्तर पर खूब प्रयास किए और अलीगढ़ आंदोलन इसमें प्रेरणा स्रोत बना था। उसके बाद इमदाद अली खां ने बिहार एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की मुजफ्फरपुर में। उसके बाद इसी का एक और शाखा पटना में खोला गया, जिसके माध्यम से मुस्लिमों में शिक्षा के विकास के लिए बहुत प्रयास किए गए या महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। उसके बाद पटना में क्या हुआ कि मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई और इस सोसाइटी ने एक स्कूल खोला। इसके माध्यम से मुस्लिमों में शिक्षा का प्रसार किया गया था, जिसमें मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल। तो मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी ने मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना की, जिसके माध्यम से मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई और इसके बाद वहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा बहुत सुधार हुआ था। तो ये इतना करना है। अब इस पैरा को विराम देना है। इस पैरा में हमने महत्वपूर्ण संस्थाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी, उस पर चर्चा किया और कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने जो अपना योगदान दिया उस पर चर्चा किया। अब हम महिलाओं वाले पे चर्चा करते हैं कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ था, तो उसको भी एक पैरा में निपटा लीजिए। और 1914 में क्या हुआ था कि बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में या स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए एक समिति की गठन की थी। तो एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बांकीपुर बिहार में और कटक उड़ीसा में वहाँ के स्कूलों में इंटरमीडिएट शिक्षा की बात की थी। इंटरमीडिएट शिक्षा।
तो इंटरमीडिएट शिक्षा की जो बांकीपुर और कटक में कन्या विद्यालय थे, वहाँ पे इंटरमीडिएट श्रेणी की शिक्षा व्यवस्था की बात की गई। तब जाके यहाँ भी उस स्तर की शिक्षा दी गई और इसके अलावे भी आर्थिक सहायता दी गई ताकि महिला स्कूल खोला जाए। तो ये महिला शिक्षा में था। लेकिन ये भी बता देना है कि इन तमाम नीतिगत प्रयासों के बावजूद महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं किया जा सका। अब इतना विश्लेषण के बाद, पाश्चात्य शिक्षा पे इतना चर्चा करने के बाद हमें कुछ आलोचना कर देनी है कि कौन कौन सी वो आलोचना है। जैसे कि पहला आलोचना कर दीजिए कि जो शिक्षा के क्षेत्र में या पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में जो विकास हुआ वो सीमित प्लस अपर्याप्त, सीमित एवं अपर्याप्त विकास हुआ। दूसरा, जो शिक्षा का जो केंद्र था वो कुछ प्रमुख जगहों पर ही खोले गए। तो शिक्षा का जो केंद्र था वो भी बहुत कम था, तो प्रमुख स्थानों पर ही शिक्षा दी गई, शिक्षा केंद्र खोले गए। तीसरी आलोचना महिला शिक्षा में दे दीजिए कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खास प्रगति नहीं हो पाई या उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया गया। और चौथे में दे दीजिए कि जो तकनीकी शिक्षा था, तकनीकी शिक्षा उसके क्षेत्र में भी कुछ खास काम नहीं हुआ या तकनीकी शिक्षा का विकास बहुत ही कम हो पाया था। और सन 1947 तक बिहार में केवल एक ही तकनीकी शिक्षा का केंद्र खोला गया था। अगर आलोचना पे आए तो इतना कीजिए। आलोचना को भी बहुत डिटेल में करेंगे तो फिर आपका समय कम हो जाएगा। तो सीमित 4 आलोचना पे अगर 8 लाइन या 10 लाइन लिखा जा सके तो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद हम एक कंक्लूजन डाल देंगे कि इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि बिहार में शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा का जो विकास था वो सीमित, अपर्याप्त था। इस प्रकार बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास अत्यंत सीमित था। इतना करके प्रश्न का उत्तर समाप्त कर देंगे। अब हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक पे चर्चा, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की। तो भूमिका था। भूमिका में इस बात की जरूर जिक्र कीजिए कि पाश्चात्य शिक्षा का उद्देश्य क्या था, यानी ज्ञान, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी थी। और उसके बाद फिर जब विश्लेषण करेंगे तो विश्लेषण में 5 या जो भी हो, जैसे कि हम लोग पहले पैरा में जिला स्कूल की बात की गई थी। जिला स्कूल पूर्णिया से स्टार्ट हुआ था, पूर्णिया में पहला स्कूल खोला गया था। उसके बाद पटना में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, बिहार शरीफ आदि जगहों पे स्कूल खोले गए थे। दूसरे पैरा में आपको कॉलेज की चर्चा करनी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की। कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी जिसमें पटना कॉलेज से लेके पटना विश्वविद्यालय होते हुए साइंस कॉलेज तक आना है। उसके बाद सैडलर आयोग 1917 वाला, इसी में तकनीकी शिक्षा या अभियांत्रिकी शिक्षा दिखा दीजिए कि 1902 में पूसा वाला हुआ था। उसके बाद धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी, पटना में पशु चिकित्सालय और बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। उसके बाद का जो पैरा था उसमें आपको जो स्वयंसेवी संस्थाएं थीं और जो प्रमुख व्यक्ति थे उनके योगदानों की चर्चा करनी है। जो स्वयंसेवी संस्थाएं थीं और प्रमुख व्यक्ति थे उनके, और अंतिम वाले पैरा में महिला पे फोकस कर देना है। उसके बाद आलोचना और तब निष्कर्ष। तो ये फॉर्मेट बना अपने आंसर का। आप पॉइंट याद रखिएगा, विश्लेषण अपने तरीके से कीजिएगा। और कुछ अगर डेट भूल जाए कि कब क्या हुआ था उस पर बहुत दिमाग मत लगाइएगा। उसका नाम जरूर लिख दीजिएगा कि पटना में पटना कॉलेज खोला गया, साइंस कॉलेज खोला गया, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। डेट आदमी प्रायः भूल जाते हैं। डेट अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी चलेगा। तो डेट पे बहुत फोकस मत कीजिएगा। फॉर्मेट में जो मेन केंद्र खोला गया था, जो शिक्षा संस्थान खोले गए थे, उसको जरूर याद रखिएगा। आलोचना भी याद रखिएगा। 4 आलोचना है इसकी, 4 पॉइंट दे दीजिएगा। अब निष्कर्ष डाल दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आपके पास अगर कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप हमें मैसेज कर